वेलकम बैक दोस्तों। चलिए नवरासा के बाकी के एपिसोड्स देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5, 6, 7, 8, 9 एपिसोड्स एक्सप्लेन करने वाला हूं। और हाँ, पहले के 3 एपिसोड्स मतलब 5, 6, 7 ये एपिसोड जरूर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे तो बहुत ही पसंद आए। ट्विस्ट है, सस्पेंस है, कहानियाँ मजेदार लगी। अब 8, 9 आप देखो या ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मुझे वो 2 एपिसोड्स बहुत ही बोरिंग लगे। खैर, अगर आपने 1, 2, 3, 4 एपिसोड्स नहीं देखा तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, जाके पहले वो जरूर देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। एपिसोड 5 एपिसोड का थीम है पीस, शांति, और इस एपिसोड का नाम भी शांति ही है। खैर, इस एपिसोड का इंसिडेंट एक बार इलाम में हुआ था, मतलब श्रीलंकन आर्मी फ्रंटलाइन, जहां पर कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो अपनी जमीन की मतलब इलाम की हिफाजत कर रहे होते हैं। तभी इनमें से एक बंदा जिसका नाम होता है चरण, कुछ नारियल वगैरह लाने के लिए जंगलों में जाने लगता है। और तभी दूसरे साइड से इन पर फायरिंग शुरू होती है। कुछ देर फायरिंग होने के बाद वो फायरिंग रुक जाती है और थोड़ी देर बाद जंगल से गुजरते हुए कैंप की तरफ एक छोटा बच्चा आता है। और इस बच्चे को नीलवन नाम का एक सोल्जर देख लेता है, उसे पकड़ लेता है। ये बच्चा नीलवन से कहने लगता है, छोड़ो, मुझे मेरे भाई के पास जाना है। नीलवन कहने लगता है, अगर तुम यहाँ से हिले तो वो लोग तुम्हें गोलियों से भून देंगे। नीलवन किसी भी तरह करके उस बच्चे को अपने कैंप पे लाता है। और इस बच्चे की कहानी ये है कि कुछ दिनों पहले आर्मी वालों ने इसके बाप को मार दिया और कुछ दिनों बाद अपने पति के जाने की गम में इसकी माँ कुएं में कूद के मर गई। अब ये बच्चा और इसका भाई अपने नानी के घर में रहते हैं। जब इस बच्चे के गांव वाले इस गांव को छोड़े थे, जल्दबाजी में ये बच्चा अपने भाई को एक अलमारी में बंद करके रखा और अब अपने भाई की तलाश में ये बच्चा यहाँ पर आता है। इस बच्चे की कहानी सुनने के बाद नीलवन ठान लेता है कि ये इसके भाई को लाएगा। तो इनका मास्टर नीलवन को मना कर देता है कि सामने बहुत बड़ी फौज है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। लेकिन नीलवन अपनी माँ की कहानी मास्टर को सुनाने लगता है, मतलब इसकी फैमिली भी कुछ इसी तरह से दूर हुई थी। नीलवन की कहानी सुनने के बाद वो मास्टर भी ठान लेता है कि ये सारे लोग मिलके इस बच्चे के भाई को वापस लाएंगे। और जब नीलवन रेडी हो जाता है तो वो बच्चा नीलवन को एक मच्छी की डॉल बना के देता है और नीलवन से कहने लगता है, भैया मेरा भाई आपको देख के डरेगा, तो आप इसको ये डॉल दिखा देना, वो आपके पास आ जाएगा। तो नीलवन बचते बचाते किसी भी तरह करके उस बच्चे के घर में जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो बच्चा वॉकी टॉकी से नीलवन से कहने लगता है, भैया अलमारी में देखिए, मैंने उसको वहीं पर छुपाया है। लेकिन वहाँ पर देखने पर भी इस बच्चे का भाई वहाँ पर नहीं होता, लेकिन उस घर में एक छोटा कुत्ते का बच्चा होता है। नीलवन यही बात वो उस बच्चे को बताता है तो वो बच्चा नीलवन से कहने लगता है, अरे भैया वही मेरा भाई है। नीलवन उस बच्चे को डांटने लगता है, क्या कुत्ते का बच्चा तुम्हारा भाई है? सारा टाइम बर्बाद कर दिया, मेरी जान अब खतरे में है। मास्टर नीलवन को वापस आने के लिए कहता है। जब नीलवन उस पपी को वहीं पर छोड़ के जा रहा होता है तो इसका मन नहीं होता, तो नीलवन उस पपी को अपने साथ ले लेता है। और जब नीलवन उस घर से बाहर आता है तो दुश्मन इस पर गोलियों की बारिश करने लगते हैं। तो इसी दरमियान ये एक बुलेट नीलवन के हाथ को लग जाती है और इसके हाथ से वो पप्पी चला जाता है। नीलवन उस कुत्ते को मच्छी की डॉल दिखाकर अपने पास आने के लिए कहता है, क्योंकि शायद उस कुत्ते को गोली लग सकती है। लेकिन वो कुत्ता नीलवन के पास नहीं आता और उसी तरह दुश्मन इन लोगों पर बहुत देर तक गोलियों की बारिश करते रहते हैं। उसके बाद थोड़ी देर फायरिंग रुक जाती है तो नीलवन उस पप्पी के पास जाकर उस पप्पी को बाहुबली की तरह ऊपर उठाकर शांति का संदेश देने लगता है कि मुझ पर फायरिंग मत चलाओ, मैं इस कुत्ते को लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो इसी तरह से वो दुश्मन नीलवन पर गोलियां नहीं चलाते, उसे जाने देते हैं। नीलवन सही सलामत उस पप्पी को लेकर अपने कैंप आता है। नीलवन घायल होने की वजह से इसके दोस्त इसको फर्स्ट एड करने लगते हैं। उसके बाद यहाँ का मास्टर इस हादसे के बारे में अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करते रहता है। इसी दरमियान में नीलवन सोचने लगता है कि ये दुश्मनों को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि दुश्मनों ने इस पर गोलियां नहीं चलाई। उसी तरह से नीलवन किसी हाइट पर जाकर दुश्मनों को थैंक यू कहकर चीखने चिल्लाने लगता है। लेकिन पता नहीं दुश्मन क्या समझ लेते हैं, नीलवन को गोली मार देते हैं। वहीं पर नीलवन की मौत हो जाती है। तो ये लोग भी खामोश नहीं बैठते, उन पर गोलियों की बारिश करने लगते हैं, आरपीजी चलाने लगते हैं। ये लड़ाई देखकर वो बच्चा अपने पप्पी को लेकर अपने घर वापस भागने लगता है। इस तरह से ये एपिसोड यहाँ पर दी एंड होती है। 6th एपिसोड का थीम है गुस्सा और इस एपिसोड का नाम है रौद्रम। एपिसोड की शुरुआत में ही एक बंदे को दिखाया जाता है और ये बंदा एक दुकान वाले को ब्याज पर कुछ पैसे दिया हुआ रहता है और वही वसूल करने के लिए ये बंदा इस दुकान वाले के पास आता है, इसके पैसे छीन लेता है। खैर, पैसे हासिल करने के बाद वो बंदा अपनी बाइक के पास आता है घर जाने के लिए। तभी एक लड़का इस बंदे के पास आकर हैमर लेके
इस बंदे के सर पे वार कर देता है और इस लड़के का नाम होता है अरुल। उसके बाद एक लेडी पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल आती है उस बंदे का हालचाल पूछने के लिए, और ये लेडी पुलिस ऑफिसर बहुत गुस्से में नजर आती है। डॉक्टर का कॉलर पकड़कर पूछने लगती है क्या उसकी हालत कैसी है। खैर जब वो लेडी पुलिस ऑफिसर अपने गुस्से को कंट्रोल करती है तो एक पुलिस ऑफिसर इस लेडी पुलिस ऑफिसर को बताने लगता है मैडम अभी भी वो बंदा कोमा में है। इस तरफ अरुल को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और अरुल को मार पीट के इससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार इसने उस बंदे को क्यों मारा। अरुल इन पुलिस वालों को बताने लगता है कि पहले उस बंदे की मौत होने दो, बाद में मैं मेरा मुंह खोलूंगा। हॉस्पिटल से जब वो लेडी पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस स्टेशन आती है तो इसे ये बात पता चलती है कि अरुल ने अभी भी अपना मुंह नहीं खोला। तो ये पुलिस ऑफिसर अरुल के पास जाने की कोशिश करती है उसे मार पीट के सच उगलवाने के लिए, लेकिन एक और लेडी कांस्टेबल इस पुलिस वाली को रोक देती है क्योंकि कुछ सालों पहले इस लेडी पुलिस ऑफिसर ने इसी तरह से किसी बंदे को मारा था जिसकी वजह से ये सस्पेंड हो गई थी। खैर ये पुलिस वाले अरुल को बहुत मारने पीटने लगते हैं, लेकिन अरुल अपना मुंह बिल्कुल भी ओपन नहीं करता। उसके बाद अरुल अपने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। अरुल एक छोटे से गवर्नमेंट स्कूल में अपनी पढ़ाई करता रहता है। अरुल के घर में इसकी छोटी बहन जिसका नाम होता है अम्बू और इसकी माँ रहते हैं। अरुल का फादर कुछ सालों पहले किसी और औरत के साथ भाग गया, जिसकी वजह से अरुल की माँ दूसरे घरों में काम करते हुए अपने दोनों बच्चों की परवरिश करती रहती है। अरुल को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद होता है। स्कूल से वापस आने के बाद अरुल ग्राउंड जाके जब दूसरे बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो उनके गेम में घुस जाता है और वो भी फुटबॉल खेलने लगता है। वो बच्चे अरुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अरुल से हमेशा कहने लगते कि पहले तुम शूज खरीदो, और इसी तरह अरुल को अपने टीम में खेलने नहीं देते। खैर जब अरुल वापस अपने घर आता है तो इसकी घर की लाइट चली जाती है, और यहाँ पर बात यह है कि अरुल की माँ ने इस घर का किराया नहीं दिया होता, इसीलिए इस घर के ओनर अरुल के घर की बिजली काट देती है। अम्बू को पढ़ने का बहुत शौक होता है। वो अच्छे से पढ़ाई करके एक जॉब हासिल करना चाहती है, अपने फैमिली को आगे बढ़ाना चाहती है। भाई बहन की बातें सुनने के बाद अरुल की माँ बहुत रोने लगती है। खैर दूसरे दिन अरुल अपनी माँ से ये कहने लगता है माँ तुम अपने ओनर के पास जाकर कुछ पैसे उधार मांगो बिना ब्याज के। और अरुल की माँ जिस घर में काम करती है वो बंदा यही है जो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। खैर काम से वापस आने के बाद उसी तरह से अरुल की माँ कुछ पैसे लाती है। इन पैसों से अरुल पहले अपने शूज खरीदता है। उसके बाद ये तीनों बाजार जाकर शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, होटल में खाना वगैरह खाते हैं। मतलब बहुत दिनों बाद ये लोग खुश नजर आते हैं। खैर घर आने के बाद जब ये लोग सो रहे होते हैं तो अरुल अपनी माँ की आंखों में आंसू देखता है। अरुल अपनी माँ के आंसुओं को पोंछने लगता है। खैर कुछ दिनों बाद फुटबॉल का मैच होता है और अरुल अपनी टीम को जितवा देता है। मैच जीतने की वजह से अरुल को कुछ पैसे मिलते हैं और सारे दोस्त मिलके होटल जाते हैं पार्टी शार्टी करने के लिए। और तभी अरुल अपने माँ के पास जाता है पैसे देने के लिए, मतलब उस बंदे का उधार चुकाने के लिए। वहाँ जाने के बाद अरुल ये देखता है कि इसकी माँ उस घर के ओनर से इंटीमेट हो रही होती है। यह देखकर इसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है और अरुल रोते हुए अपनी साइकिल में अपने घर जाने लगता है। तो बीच रास्ते में इसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है और अरुल सोचने लगता है कि उस बंदे ने इसकी माँ का इस्तेमाल किया, सो इसीलिए अरुल उस बंदे को मारता है। खैर प्रेजेंट डे पर एक पुलिस वाला अरुल के पास आकर कहने लगता है कि जिस बंदे को तुमने मारा वो हॉस्पिटल में मर चुका है, अब तो अपना मुंह खोलो। तब जाके अरुल पुलिस वालों को जो स्टोरी है वो बताने लगता है। इस तरफ इस लेडी पुलिस ऑफिसर को ये बात पता चलती है कि अरुल ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला, और जब ये लेडी पुलिस ऑफिसर सेल में जाती है तो हम किसी और बंदे को देखते हैं, ना ही कि अरुल को। और ये लेडी पुलिस ऑफिसर इस बंदे को बहुत मार पीट के इसका मुंह खुलवाती है। मतलब इस बंदे ने भी किसी को मारा था, इसीलिए ये बंदा जेल में आया है। उसके बाद यहाँ पर इस एपिसोड का असली सस्पेंस रिवील होता है कि एक्चुअली ये लेडी पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं अम्बू होती है, अरुल की बहन। तभी उसी वक्त अरुल अपनी बहन को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाता है, क्योंकि उस वक्त अरुल की माँ हॉस्पिटल में होती है, ट्रीटमेंट ले रही होती है। लेकिन इसके बावजूद भी अम्बू अपनी माँ को देखना नहीं चाहती, क्योंकि सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब अम्बू अपना स्कूल खत्म करके वापस अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में अम्बू अपने भाई को देखती है जो बहुत ही गुस्से में साइकिल में कहीं पर जा रहा होता है। ये देखने के बाद अम्बू धीरे धीरे अपनी माँ के पास जाने लगती है, मतलब उस घर की तरफ जाने लगती है। तो अम्बू ये देखती है कि उस घर का ओनर अम्बू की माँ को पैसे दे रहा था। तब जाके अम्बू को समझ में आता है कि इसकी माँ के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद से अम्बू अपने घर को छोड़ दिया, अपने खुद से पढ़ाई करके एक पुलिस ऑफिसर बनी, और इतने सालों तक भी अम्बू ने अपनी माँ को नहीं देखा। अरुल अम्बू को समझाने लगता है कि उस वक्त हमारी माँ ने जो कुछ भी किया वो हमारे लिए ही है ना, लेकिन अम्बू उस हादसे को भूल नहीं पाती। उस चीज को लेकर अभी भी इसके मन में गुस्सा है। इस तरह से ये एपिसोड यहाँ पर दी एंड होती है।
दूसरे एपिसोड का थीम है डर, और ये एपिसोड भाई साहब गजब मतलब गजब लगी मुझे। और इस एपिसोड का नाम है इनमय। एपिसोड की शुरुआत में ही फारूक नाम का एक बंदा अपने बॉस के घर आता है। इसके बॉस ने अपने घर भेजा था मैडम से कुछ साइन लेने के लिए, और इस बंदी का नाम होता है वाहिदा। वाहिदा फारूक से कहने लगती है कि अभी अभी आए हो, थोड़ी देर बैठो, चाय वाय पियो, बाद में मैं साइन कर दूंगी। थोड़ी देर बाद वाहिदा चाय बना के फारूक को देती है, और वाहिदा के घर में एक बहुत ही बेहतरीन आर्टवर्क होता है। फारूक इस आर्टवर्क की हिस्ट्री के बारे में वाहिदा को सुनाने लगता है, मतलब इस आर्टवर्क की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने इसे स्टार्ट किया। वाहिदा पूछने लगती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। फारूक बताने लगता है कि इसने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और इसे ऐसी हैंड राइटिंग लिखने का शौक है। वाहिदा कहने लगती है कि मेरा ऊपर का एक कमरा खाली है, क्या तुम उस कमरे को फिल कर सकते हो अपने आर्टवर्क से। ऐसा कहते हुए वाहिदा फारूक को ऊपर के कमरे पर लाती है, और वाहिदा को पोइट्री लिखने का बहुत शौक होता है। फारूक वाहिदा से बताने लगता है कि मैं आप ही की पोइट्री को आर्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पर सजाऊंगा। तो इसी बातों के दरमियान थोड़ी देर तक इन दोनों के बीच नैन में टक्का होने लगता है। ये दोनों एक दूसरे से फ्लर्टिंग करने लगते हैं। तभी वाहिदा का कॉल आने की वजह से वो नीचे आती है, और तभी उसे एक शॉकिंग सी बात पता चलती है। फोन काटने के बाद वाहिदा फारूक के पास आकर इससे पूछने लगती है कि आखिरकार कौन हो तुम। तो फारूक चाय के बारे में हिस्ट्री बताने लगता है कि ये चाय कहाँ से आई, किसने पहले इसका इन्वेंशन किया, और वाहिदा से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, पहले तुम्हारा गांव कौन सा था, तुम्हारा बाप क्या काम करता था। इस तरह से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ सालों पहले वाहिदा किसी बड़े नवाब के घर में काम किया करती थी, और उस नवाब का नाम था मराकायर। मराकायर की तबीयत ठीक ना होने की वजह से जाफर नाम का एक बंदा इसकी देखरेख करते रहता है, और इसी तरह वाहिदा भी मराकायर की देखरेख करती रहती है। वाहिदा को देखने के बाद मराकायर का दिल वाहिदा पर आ जाता है। एक दिन उसे अपने पास खींचने लगता है। जब वाहिदा मना करने लगती है तो मराकायर वाहिदा को सोने की इयररिंग दिखाता है, और इन दोनों की बातें हरकतें जाफर देख लेता है। खैर कुछ दिनों बाद वाहिदा और मराकायर की शादी हो जाती है, और यहाँ पर यह रिवील होता है कि वाहिदा का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड होता है, और इसी के कहने पर वाहिदा मराकायर के घर में काम करने गई थी, ताकि वाहिदा मराकायर को अपने प्यार की जाल में फंसाए, उसकी प्रॉपर्टी हासिल कर ले। अब चूंकि मराकायर ठहरा बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, वो कभी भी मर सकता है, लेकिन मराकायर इतना जल्दी मरने वाला नहीं होता। तो वाहिदा का बॉयफ्रेंड मराकायर पर जादू टोना करने की बात करता है। तो उसी तरह से वाहिदा अपने झूठे आंसू लेकर एक जादूगर के पास जाती है। तो वाहिदा की दुख भरी दास्तान सुनने के बाद वो जादूगर मान लेता है कि वो मराकायर पर जादू टोना करेगा, मराकायर पर एक जिन को छोड़ेगा। लेकिन एक शर्त है, अगर वाहिदा की बातें झूठी निकली तो वो जिन वाहिदा पर हावी हो सकता है, और जो फारूक बन के आया था वो और कोई नहीं, एक जिन होता है। खैर प्रेजेंट डे पर वाहिदा जब अपने हस्बैंड को कॉल करने ही वाली होती है तो इसके हस्बैंड का पीए वाहिदा को कॉल करके एक बैड न्यूज सुनाता है। फारूक कहने लगता है कि तुम्हारा पति तो गया, अब तुम्हारी बारी। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। वाहिदा जादू टोना करने के बाद मराकायर पर वो जादू का असर होने लगता है। पहले मराकायर अपने चाय में कुछ कीड़ों को देखता है, उसके बाद शीशे में अपने सर को धड़ से अलग हुआ देखता है, और जब मराकायर सो रहा होता है तो इसके बगल में एक काला सांप आता है। उसके बाद मराकायर की मौत हो जाती है। खैर प्रेजेंट डे पर वो जिन मतलब फारूक को आयतें पढ़ते रहता है। वाहिदा गिड़गिड़ाते हुए उस जिन फारूक से कहने लगती है कि मैंने जो कुछ भी किया वो सही था। क्या आपको पता नहीं कि मराकायर कितना बड़ा कमीना था? उसने कई मासूमों की प्रॉपर्टी हासिल कर ली, और मैंने उसकी प्रॉपर्टी और जिसको जो मिलना था मैंने उनको दे दिया। और वैसे भी मराकायर मरने के बाद मैंने 2 बार हज किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो जिन वाहिदा की बातें नहीं सुनता, वो आयतें पढ़ते जाता है। फारूक को देखकर वाहिदा उस जादूगर की बातें याद आने लगती है। उस जादूगर ने पहले से ही वाहिदा को वार्न किया था, अगर तुम्हारी बातें गलत निकली किसी न किसी दिन वो जिन इंसानी शक्ल में तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें इतना तड़पाएगा कि तुम मौत से पनाह मांगोगी। अगर तुम्हें ठीक है तो मैं उस जिन को काम में लगा देता हूँ। तो उस वक्त वाहिदा राजी हो जाती है। ऐसा सोचते हुए प्रेजेंट डे पर वाहिदा सोच लेती है कि अब ये जिन इसे छोड़ने वाला नहीं है। तो वाहिदा फौरन एक चाकू लेकर अपने खुद का गला काट लेती है। तब जाके फारूक उन आयतों को पढ़ना स्टॉप करता है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस रिवील होता है। कैजुअली मराकायर को एक ट्यूमर था और उस उम्र में उसकी सर्जरी नहीं हो सकती थी। इसी दरमियान में मराकायर वाहिदा से प्यार करने लगा। वाहिदा को देखकर ये बहुत खुश नजर आता था। मराकायर समझ बैठा कि ये ठीक हो रहा है, लेकिन अंदर से इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। शादी होने के बाद जाफर ने जादू टोने की कुछ चीजें मराकायर को दिखाई जो वाहिदा ने मराकायर पर किया था।
उसके बाद मरकैर को इस ट्यूमर का और उस जादू टोने का डर लगने लगा। इसी डर की वजह से मरकैर को एक अजीब से हैलुसिनेशंस आने लगे, जैसे इसका सर इसके धड़ से अलग हो जाना, चाय में कीड़े मकोड़े दिखना। कुछ दिनों बाद वाहिदा ने जाफर के ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगाकर उस घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से बेचारा जाफर हार्ट अटैक की वजह से मर गया। जाफर मरने के बाद जाफर का बेटा फारूक अपने घर आता है। फारूक की 5 बहनें होते हैं और एक्चुअली फारूक दूसरे कंट्री में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था और अपने बाप की मौत की खबर सुनने के बाद फारूक अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने घर आया। तो उसी का बदला लेने के लिए फारूक वाहिदा के पास आता है और एक्चुअली फारूक ने वाहिदा को हाथ भी नहीं लगाया, बस उसे डराया। इसीलिए कहते हैं डर के आगे जीत है, डर के पीछे मौत है। और फारूक जिन पेपर्स को वाहिदा के पास लेकर आया था वो एक्चुअली वाहिदा का सुसाइड नोट था और फारूक वाहिदा की हैंड राइटिंग को कॉपी करके उस पेपर में वाहिदा की साइन करके वहाँ से चला जाता है। हर नेक्स्ट एपिसोड का थीम है करेज, हिम्मत, साहस और इस एपिसोड का नाम है हिम्मत के बाद। एपिसोड की शुरुआत में ही वेट्री नाम के एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो फिलहाल इसके हाथ में गन होती है और इस गन के सामने कॉमरेड नाम का एक नक्सलेट होता है और यहाँ पर यह सीन कट होता है। दूसरे सीन में मुत्तुलक्ष्मी नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी को दिखाया जाता है जो अपना पति वापस आने की दुआएं करती रहती है, पूजा पाठ करती रहती है और एक्चुअली ये सीन प्रेजेंट का है। हर सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर वेट्री और उसकी टीम नक्सल्स को ढूंढते हुए जंगलों में आती है और एक्चुअली आज वेट्री का पहला दिन है। अपनी ट्रेनिंग खत्म करके वेट्री इसी मिशन पर आया है। तो इन सोल्जर्स को नक्सल्स तो नहीं मिलते लेकिन इनके टेंट्स मिल जाते हैं। तो ये सारे सोल्जर्स वहीं पर रात गुजारने लगते हैं, नक्सल्स का वेट करते रहते हैं। तभी इन सोल्जर्स को भनक आती है कि नक्सल्स आसपास ही है और जब तक ये लोग अपने हाथों में हथियार लेते इनके लीडर को गोली लग जाती है और इनका लीडर वहीं पर मर जाता है। उसके बाद वो सारे सोल्जर्स मिलके उन नक्सल्स पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब वेट्री का पहला मिशन होता है, वो डरने लगता है, धीरे धीरे वो पीछे हटने लगता है, पेड़ों में छुपने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वेट्री हिम्मत जुटाकर दूसरे रास्ते से जाने लगता है जहाँ पर वेट्री को एक नक्सल मिलता है। वेट्री उस पर फायरिंग करके उसको घायल कर देता है और घायल होने वाला और कोई नहीं कॉमरेड होता है, मतलब नक्सल्स का लीडर। सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर मुत्तुलक्ष्मी हर रोज पुलिस स्टेशन आकर अपने पति के बारे में पूछती रहती है और इसकी बातों से हमें ये बात पता चलती है कि वेट्री इसका हस्बैंड है। जंगलों में फायरिंग होने के बाद सारे सोल्जर्स की लाश मिली थी लेकिन वेट्री की लाश नहीं मिली। मुत्तुलक्ष्मी यही मान रही होती है कि वेट्री अभी भी जिंदा है और पुलिस को कहने लगती है कि वो इसके हस्बैंड को ढूंढ निकाले। हर सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। कॉमरेड को घायल करने के बाद वेट्री कॉमरेड को हेडक्वार्टर्स ले जाने लगता है किसी जीप में। हर ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से वेट्री अपनी कार को किसी जगह पर रुका के कॉमरेड को मरहम पट्टी करने लगता है क्योंकि कॉमरेड के पेट में गोली लगी है। और बातों के दरमियान कॉमरेड वेट्री से कहने लगता है कि कॉमरेड के लोग जो कर रहे हैं वो सही है। एक्चुअली ये लोग सिस्टम के खिलाफ नहीं है लेकिन सिस्टम में कुछ तब्दीली चाहते हैं। तभी बीच रास्ते पर कॉमरेड का एक आदमी इस कार को रोक लेता है लेकिन वेट्री किसी भी तरह करके अपनी जीप को वहाँ से निकाल लेता है और किसी छोटे ब्रिज के पास आने के बाद वेट्री की जीप रुक जाती है, वो स्टार्ट नहीं होती। तो इस जीप को स्टार्ट करने में कॉमरेड वेट्री की मदद करता है। थोड़ी देर बाद वो जीप स्टार्ट हो जाती है और देखते ही देखते कॉमरेड बेहोश हो जाता है। कॉमरेड को बेहोश हुआ देखकर वेट्री कॉमरेड को पहले हॉस्पिटल लाता है और जब वेट्री डॉक्टर को लेकर बाहर आता है तो उस कार में कॉमरेड नहीं होता। तो वहीं पर कॉमरेड का खून होता है। इससे ये बात पता चलती है कि वेट्री हॉस्पिटल में गया है। हॉस्पिटल में जाने के बाद वेट्री सारे कमरों की तलाशी लेने लगता है। इस तरफ कॉमरेड दवाई के रूम में आकर अपने लोगों के लिए दवाई लेते रहता है और उन दवाइयों को लेकर जब कॉमरेड वहाँ से जा रहा होता है वेट्री कॉमरेड को देख लेता है और इस पर गन पॉइंटेड करने लगता है। कॉमरेड वेट्री से कहने लगता है तुम मुझे नहीं मार सकते, देखो तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तुम एक डरपोक हो। तो वेट्री अपनी आंख बंद करके कॉमरेड पर गोली चलाता है लेकिन तब तक देरी हो चुकी होती है। कॉमरेड इसके सामने नहीं होता क्योंकि कॉमरेड का एक साथी आकर कॉमरेड को वहाँ से ले जाता है। वेट्री उस कार का पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद वेट्री अपनी गन को लोड करते हुए हिम्मत जुटाकर अपने मन में कहने लगता है कि कॉमरेड तुम्हारी मौत मेरी बुलेट में ही है। इस तरह से वेट्री उस जंगलों में चला जाता है और उसके बाद से वेट्री का कोई अता पता नहीं होता। तब से लेते हुए मुत्तुलक्ष्मी अपने हस्बैंड की तलाश करती रहती है। शायद हो सकता है वेट्री उन लोगों में मिल चुका हो या तो फिर वो लोग वेट्री को बांध के रखा हो या तो फिर वेट्री को मार के कहीं पर दफना दिया हो। खैर एपिसोड 9 का थीम है लव और मैं इस एपिसोड को ज्यादा लाइक नहीं करना चाहता वरना आप बोर हो जाओगे। इन शॉर्ट मैं आपको इसकी स्टोरी सुना देता हूँ।
कमल एक म्यूजिशियन होता है, इसे म्यूजिक से बहुत प्यार होता है। कमल एक फिल्म के लिए 3 गाने गा चुका होता है, लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं होती, लेकिन इसके गाने बहुत हिट हो चुके होते हैं। इसी दरमियान में नेत्रा नाम की एक लड़की कमल के पास आती है, ये भी सिंगर बनना चाहती है। कमल की एक फ्रेंड ने नेत्रा की रिकमेंडेशन की थी। कमल नेत्रा को देखकर इससे प्यार करने लगता है और नेत्रा भी धीरे धीरे कमल को प्यार करने लगती है। और एक्चुअली कमल का गोल ये होता है कि ये 5 साल के लिए लंदन चला जाए, वहाँ पर अपना करियर बनाए। तो नेत्रा भी कमल को जाने देती है और 5 सालों बाद कमल वापस इंडिया आने का सोचता है नेत्रा से मिलने के लिए। खैर इस तरह से ये एपिसोड यहाँ पर दी एंड होती है। मतलब इस एपिसोड में काफी सारे गाने हैं और बहुत ही लंबे लंबे डायलॉग्स। खैर वेब सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।